Hello, everyone. Welcome you all to a new episode of this podcast series. In today's episode, we have with us Nishant Verma sir. He is a practicing advocate at the Supreme Court of India and is an AOR. Thank you so much, sir, for coming to our show. Thank you, Amit. Thank you for having me here. Sir, my first question to you is, आपकी जर्नी कैसे रही एक लॉ स्टूडेंट से सुप्रीम कोर्ट के AOR तक? I graduated from Patna. LLB, did my 3 years LLB from Patna. I was earning low and there was less scope of work in Patna. Then I contacted a lawyer on Facebook. He was practicing in Delhi. He called me Delhi. मुझे दिल्ली बुलाया और एक एडवोकेट क्या रेफ़र कर दिया फॉर जूनियरशिप रोल. मैं वहाँ पे काम किया, 3-4 महीने काम किया और फिर उनके पास काम एक ही तरह का था. दिल्ली हाई कोर्ट में लैंड एक्विजिशन वगैरह का मैटर्स था, थोड़ा सा घुसाते ज़्यादा थे. तो फिर वहाँ से मैं दूसरी जगह जॉब सर्च करने लगा. फिर मुझे एक लिटिगेशन फर्म में ही काम मिल गया, थोड़े कम पैसे में मिले. फर्स्ट जॉब थोड़ा ज़्यादा पैसे पे मुझे काम करने हुआ. सेकंड जॉब थोड़े कम पैसे पे काम करने हुआ. सिंस आई हैड नॉट वर्क तो मैंने ज्वाइन कर लिया. फिर वहाँ बहुत काम सीखा. 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्राइब्यूनल सभी जगह काम सीखे. हाई कोर्ट का काम सीखे, प्रोसीड्यूरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, सभी तरह का काम सीखे. बट सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं आ रहा था, थोड़ा रिस्पेक्ट की कमी लग रही थी बिकॉज आई वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम पटना. फिर 2017 में मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में AOR का एग्ज़ाम पास करना होता है एंड इट्स वेरी रिप्यूटेड. तो लेकिन AOR के एग्ज़ाम में बैठने के लिए 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ एनरोलमेंट एनी बार स्टेट बार काउंसिल. आई वॉज एनरोल्ड इन 2014. आई हैड 3 years of experience by 2017. फिर मैं उन्हीं सर से कांटेक्ट किया. मैंने बताया कि ट्रेनिंग करना पड़ता है 1 साल, 4+1 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है. उन्होंने बोला कि सर्टिफिकेट मैं दिलवा दूंगा, तुम्हारा जब एलिजिबल हो जाओ तो फिर कांटेक्ट करना. तो मैं 2019 में एलिजिबल हुआ और फिर एक ट्रेनिंग उन्होंने मुझे सीनियर AOR के साथ कांटेक्ट कराया. फिर उन्होंने मुझे कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया. वो कमेंसमेंट मैंने लगाया और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में मेरी ट्रेनिंग कन्फर्म हो गई. फिर मैं ट्रेनिंग करके 2020 में मुझे एग्ज़ाम में बैठना था बट कोविड के कारण एग्ज़ाम नहीं हुआ. 2021 दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, मैं बैठा. फिर 2022 में रिजल्ट आया तो मेरा हो गया था. आई वॉज डिटरमाइंड टू क्वालिफाई AOR एग्ज़ाम तो निकल गया. आई बिकेम AOR. सर, एक AOR का काम रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से कैसे डिफरेंट होता है? AORs are mainly for Supreme Court practice. They are not required in High Court. They are not required in any tribunal. They are not required in district courts. तो AOR's role is confined only for Supreme Court. AOR's का डिस्क्रिप्शन सुप्रीम कोर्ट रूल्स में ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, कहीं नहीं है. सुप्रीम कोर्ट रूल्स सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया है एंड अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट. तो AOR का बट इट इज़ वेल रिकॉग्नाइज्ड. सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की कमेटी एग्ज़ाम लेती है और क्वेश्चंस पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, तो इट्स वेरी रिप्यूटेड. कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होता है, तो रिकॉग्निशन है. और आप ट्रायल कोर्ट का भी काम कर सकते हैं, एवरी ट्राइब्यूनल्स का काम कर सकते हैं. जजेस गिव इंक्लिनेशन टू हियर यू. यही मेनली यही रोल है AOR का. सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, आर्गूमेंट का एब्सोल्यूट राइट रहता है इस AOR को. तो ओनली सुप्रीम कोर्ट में AOR की ब्रांडिंग ज़्यादा है. मैसेजेस, ईमेल्स, केस लिस्टिंग सब AORs को ही आता है, नॉन AOR को नहीं आता है. क्योंकि ऑल इंडिया से केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में. तो AORs have to remain present in court when the matter is taken up, and AOR's office should be situated within 16 kilometer of radius of Supreme Court. ये एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वेल थॉट रूल्स बनाया हुआ है, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन करना रहेगा तो उनके लिए भी ईजी रहेगा. अब केसेस फाइल हो गए, केरला का एडवोकेट आकर के यहाँ फाइल करके चला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको कहाँ खोजेगी. इसमें ये वेल रीजन रूल है कि आपको दिल्ली में रहना और नज़दीक में रहना है. आपसे कम्युनिकेशन हो पाएगा जब मैटर टेकअप हो तो आप यहाँ रहें. इसलिए सुप्रीम कोर्ट में AOR की ज़रूरत है. उन्होंने ऐसा रूल बनाया. सर, AOR का एग्जाम साल में कितनी बार होता है, और अगर किसी को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो उसे कितने टाइम पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए? AOR का एग्ज़ाम साल में एक बार होता है, जून में होता है. बट इट कैन ऑल्सो, इफ जून में नहीं हो रहा है तो दिसंबर में होगा. और ट्रेनिंग तो 1 साल चलती है. ट्रेनिंग सीनियर AOR के अंडर करनी होती है. 4 साल के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ इनरोलमेंट एनी स्टेट बार काउंसिल, आप 4 साल का इनरोलमेंट होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, और 1 साल आपको ट्रेनिंग करनी है. 1 साल में ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस प्रोसीड्यूर, ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, क्योरिंग डिफेक्ट्स, किस तरह के केसेस रहते हैं,
वो ट्रेनिंग मेनली सुप्रीम कोर्ट के केसेस, एप्लीकेशन लगा, इंटरलोक्यूटरी, इम्प्लीडमेंट, इंटरवेंशन, ये सब एप्लीकेशन कैसे लगानी है, तो उसका ट्रेनिंग होती है. ट्रेनिंग में 6 months, 6 months is more than enough to prepare for AOR exam. Sincere study of 3 to 4 hours a day can help you crack the exam, AOR exam. सर AOR एग्जाम का सिलेबस क्या है और क्या इसके लिए कोचिंग लेनी चाहिए? Coaching, in my perspective, is not required. Most of the advocates who prepare for AOR exam do not take coaching. 4 papers होते हैं: Supreme Court practice and procedures, drafting, professional ethics, and leading cases. ये 4 पेपर्स कंटिन्यूसली 4 days में टेकअप होते. 3 hours का पेपर होता है, 100 marks का, सब्जेक्टिव पेपर्स रहते हैं. तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्योर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है. इतना पढ़ लेने पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्योर्स हो जाएगा. ड्राफ्टिंग के लिए SLP सिविल, SLP क्रिमिनल, रिट, ट्रांसफर पिटीशन, ओरिजिनल साइड, आर्टिकल 131 पिटीशन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वो 3 hours में आपको 4-5 क्वेश्चंस ड्राफ्ट करने होंगे. फॉर्मेट बेस्ड ड्राफ्टिंग है सुप्रीम कोर्ट की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं. प्रोफेशनल इथिक्स में बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, एडवोकेट्स एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट्स, इसका सिलेबस. इस पर केस लॉज है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इस पर केस लॉज अगर आप पढ़े हुए हैं तो यू कैन क्रैक प्रोफेशनल इथिक्स पेपर. लीडिंग केसेस में सुप्रीम कोर्ट खुद ही 64 लीडिंग केसेस प्रेस्क्राइब की हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है. अगर वो आप पढ़े रहते हैं तो 3 hours में आपको 5 क्वेश्चंस अराउंड आएंगे, पूछेंगे, और वो आप अच्छे से पढ़े होंगे तो वो आप लिख लेंगे. उसमें कुछ भी वो पूछ सकते हैं. तो 5 क्वेश्चन, 64 लीडिंग केसेस में 5 क्वेश्चन आएंगे. कोई भी हो सकता है 3-4 क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर पे पूछ, तो बेसिक से बहुत सारे जजमेंट्स हैं तो 4-5 जजमेंट्स को मिक्स करके पूछ सकता है. बेसिक से पूछेगा तो आपको सिर्फ जरूरी नहीं है केशवानंद भारती ही आप लिखिए, बहुत सारे मिनर्वा मिल्स भी बेसिक स्ट्रक्चर पे ही है, तो उस तरह से आपको मिक्स करके लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे. जजमेंट साइट करने से मार्क्स आते हैं. तो यही बेसिक प्रिपरेशन के लिए 3-4 घंटे डेली की स्टडी कंटिन्यूसली जरूरी है, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेंगे. सर अगर कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बिना अपनी प्रैक्टिस ब्रेक किए AOR का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं विद देयर प्रैक्टिस? डेफिनेटली वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में रनिंग केसेस हैं उनका, या फिर वो किसी को असिस्ट कर रहे हैं, तो ऑल टुगेदर उनको पता रहता है कि किस तरह के केसेस यहाँ फाइलिंग होती है, ड्राफ्टिंग का स्ट्रक्चर क्या है, तो दे विल नो द प्रैक्टिस प्रोसीड्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. लीडिंग केसेस थोड़ा पढ़ना पड़ता है. एडवोकेसी एंड प्रोफेशनल एथिक्स में कुछ केस लॉज हैं वो आपको पता होने चाहिए. तो डेफिनेटली अगर आप रात में 3-4 घंटे भी टाइम डेली का दे रहे हैं तो निकल जाओ. थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए. यहाँ मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स जो होते हैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस रहती नहीं है. हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए और आपको अपना टाइम फ्रेम में सभी आंसर्स देने हैं. तो क्वेश्चंस बहुत लोग से छूट जाते हैं तो वहाँ नहीं निकल पाता है. तो हैंड राइटिंग अच्छी है, टू द पॉइंट लिखे हुए हैं, कुछ मेजर एरर नहीं किए हैं, तो एनीवन कैन पास योर एग्जाम. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम. बेसिक सही होना चाहिए. अब बेल का प्रोविजंस आपको नहीं पता है और बेल का क्वेश्चन अगर क्रिमिनल अपील SLP फाइल कर रहे हैं तो वो सब पता होना चाहिए कि बेल कैसे होता है. बेल का कंसेप्ट हो गया, डिफरेंट NDPS का कंसेप्ट हो गया. और तो क्योंकि केसेस ऑल ओवर ट्राइब्यूनल्स एंड कोर्ट से आता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस कैसे बेसिक ड्राफ्टिंग होती है. सर व्हाट आर द पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन AOR? सुप्रीम कोर्ट में AOR बनना के बेनिफिट्स तो हैं ही. आपको केसेस आने लगते हैं. फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए बहुत ज़रूरी है जो बाहर से आके प्रैक्टिस करें, क्योंकि उनके पास स्टार्टिंग में केसेस नहीं आते हैं. मुझे भी नहीं आते थे. AOR बन गए तो लोग रिकॉग्नाइज किया, केसेस आने लगे. और ड्राफ्टिंग फाइलिंग के केसेस आते हैं, आप अपीयर हो सकते हैं. रिपोर्टेबल जजमेंट्स में आपका नाम होगा, नॉन रिपोर्टेबल जजेस आपको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे अगर आप फ्रीक्वेंटली अपीयर हो रहे हैं. तो इट्स अ वंडरफुल पर्क्स ऑफ बीइंग एन AOR. पैसे कमाने लगते हैं तो मॉनिटरी एडवांटेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेज, देयर आर डिफरेंट पर्क्स एंड बेनिफिट्स तो है. सर डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस क्या हैं जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होते हैं? SLP सिविल, SLP क्रिमिनल, रिट पिटिशंस, ट्रांसफर पिटिशंस, ओरिजिनल सूट्स, कैविएट फाइल होता है. इस तरह के केसेस फ्रीक्वेंटली फाइल होते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट्स
is inundated with SLP civil criminal and transfer petitions. तो हाई स्टैट्यूटरी अपील भी फाइल होता है. स्टैट्यूटरी अपील आई मीन टू से कि NCDRC के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल होगा तो सुप्रीम कोर्ट में होगा. मतलब जो एक्ट में लिखा हुआ है कि इस प्रोविजन के अंदर अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो, उसका मीनिंग हुआ है स्टैट्यूटरी अपील. और आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर SLP सिविल एंड SLP क्रिमिनल फाइल होता है. वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल होता है. सिंगल बेंच भी हो सकता है और डिवीजन बेंच भी हो सकता है. हाई कोर्ट में अगर केसेस पेंडिंग है तो इंटरलॉकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड SLP सिविल और SLP क्रिमिनल. और हाई कोर्ट में अपील अगर फाइनलाइज हो गया है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं. तो इस तरह केसेस रहते हैं. ट्रांसफर पिटिशन सिविल भी होता है और क्रिमिनल भी होता है. जैसे केसेस पेंडिंग हैं, FIR हुआ जयपुर में और दोनों पार्टी, एक पार्टी जयपुर में रहता है, दूसरा पार्टी पटना में रहता है. तो केसेस ट्रायल स्टार्ट हो गया है तो जो पटना में रहता है वो ट्रांसफ़र चाहता है. केसेस जयपुर का केस पटना ट्रांसफ़र कराना चाहता है. दो स्टेट के बीच का मैटर हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा. तो केसेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे फ्रॉम जयपुर टू पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. मैट्रिमोनियल केसेस फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र पिटिशन में फाइल होते हैं. वाइफ हस्बैंड सेपरेटेड है और वाइफ ट्रांसफ़र पिटिशन फाइल करती है कि हस्बैंड ने अगर डिवोर्स केस फाइल किया है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल किया हुआ है, तो वाइफ कैन फाइल ट्रांसफ़र पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट सिंस द केस इज पेंडिंग इन अनदर स्टेट. बोथ वाइफ एंड हस्बैंड आर लिविंग सेपरेटली इन 2 डिफरेंट स्टेट्स. तो इस तरह के ट्रांसफ़र पिटिशन सिविल फाइल हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी वो, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है. ओरिजिनल सूट्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो डिस्प्यूट होता है उसके वो ओरिजिनल सूट कहलाता है. वो आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आता है. रिट पिटिशंस जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो डायरेक्ट आप आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं. कैविएट फाइल होता है. अगर विनिंग पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेगी, क्योंकि जो डिफीटेड पार्टी रहता है वो अपील करेगा. तो कैविएट फाइल करने का बेनिफिट ये रहता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आ जाएगा. जैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुआ तो आपको फर्स्ट डे नोटिस आया कि ये केस फाइल हो गया और आपको कोर्ट में खड़ा होकर के अपोज करने का राइट हो जाता है. तो कैविएट का बेनिफिट ये है. एल्स सुप्रीम कोर्ट में केसेस फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग पिटिशनर और जज के बीच ही आर्गूमेंट होता है. अपोजिट काउंसिल ज़रूरत नहीं होता है. एडवांस सर्विस की ज़रूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में. एडवांस सर्विस नहीं होती है यहाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में होती है. कैविएट से बेनिफिट ये रहता है कि आप यू कैन अपीयर ऑन फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग एंड अपोज द केस ऑफ पिटिशनर. तो इस तरह के ये चीज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, एडवांस सर्विस. नो देयर इज नो एडवांस सर्विस. वहां पे आपको कैविएट फाइल करना पड़ेगा ही पड़ेगा. अगर आप चाहते हैं तो इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी. आप अदरवाइज यू विल मिस द चांस ऑफ अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट डे. इन जनरल सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देती है, बहुत सारे केसेस डिसमिस कर देती है फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग, क्योंकि आप हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच और सिंगल जज बेंच के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं. तो आपको ज़्यादा अच्छा ड्राफ्टिंग करना होगा, आपके केसेस में मेरिट होनी चाहिए, तभी जजेस वहाँ पे नोटिस करेंगे समन्स जाएगा, कोर्ट से समन जाएगा. उसके बाद अपोजिट पार्टी को अपीयर होना होगा, वो अपना रिप्लाई फाइल करेगा, काउंटर एफिडेविट फाइल करेगा. उसके बाद दोनों पार्टी को सुन करके कोर्ट ऑर्डर पास करती है या लीव ग्रांट करती है. लीव ग्रांट करने का मतलब है केस एडमिट हो गया, SLP एडमिट हो गया. इस तरह केस. सो जनरली सुप्रीम कोर्ट में कोई केस कितने दिनों में या सालों में डिसाइड होता है, और मैंने ऐसा भी सुना है कि 90% ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट पहले दिन ही डिसमिस कर देती है. सुप्रीम कोर्ट में केसेस फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग बहुत सारे केसेस डिसमिस हो जाते हैं जहाँ लगता है उनको कि नोटिस की ज़रूरत नहीं है. SLP सिविल, ट्रांसफ़र पिटिशन में तो नोटिस होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नोटिस हो जाता है. ट्रांसफ़र पिटिशन सिविल में, क्रिमिनल में नोटिस ज़रूरी नहीं है, कम होता है. रिट में भी नोटिस कम होता है. तो डिसमिस कर देता तो फर्स्ट डे में डिस्पोज ऑफ हो गया या डिसमिस हो गया. और SLP सिविल में अगर नोटिस हुआ तो फिर 4 वीक्स का टाइम देते हैं, तो फिर अपोजिट पार्टी रिप्लाई करता है. अगर 4-5 रेस्पोंडेंट है तो इट मे टेक मोर टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट बाय ऑल ऑफ देम. और उसके बाद इट मे टेक 6 मंथ मिनिमम. लीव ग्रांट हो जाता है, मतलब अगर आपका केस एडमिट हो गया तो यानी मतलब है कि क्वेश्चंस ऑफ लॉ, देयर इज क्वेश्चंस ऑफ लॉ इन योर पिटिशन, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड दैट क्वेश्चंस ऑफ लॉ. लीव ग्रांट हो गया तो फिर टाइम लगेगा.
और बहुत बार होता है कि लीव ग्रांट करके भी ऑर्डर पास कर देते हैं, दैट केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो एडमिट हो गया आपका, एसएलपी क्रिमिनल से वो बन जाएगा, क्रिमिनल अपील बन जाता है, लीव ग्रांट हो जाएगा तो, और एसएलपी सिविल होगा तो सिविल अपील बन जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करती है, तो लीव ग्रांट रेगुलर मैटर कहलाता है। उसके बाद इट मे टेक टाइम, वो कभी भी लिस्ट हो सकता है। नॉन मिसलेनियस डे, यहाँ में मिसलेनियस डे और नॉन मिसलेनियस डे का मतलब हुआ कि मंडे और फ्राइडे फ्रेश केसेस टेकअप होंगे, नॉन मिसलेनियस डे रेगुलर मैटर या आफ्टर नोटिस मैटर्स टेकअप होंगे। तो इस तरह के केसेस रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर, सुप्रीम कोर्ट में कोई नॉर्मल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो नॉन एओआर है वो भी अपीयर कर सकता है और आर्ग्यू कर सकते हैं, कि सिर्फ एओआर ही आर्ग्यू कर सकते हैं और अपीयर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में नॉन एओआर डेफिनेटली आर्ग्यू कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, बस साइनिंग के लिए एओआर की ज़रूरत है। कोई भी एप्लीकेशंस फाइल करने के लिए एओआर की ज़रूरत है, बट नॉन एओआर कैन अपीयर थ्रू एन एओआर। उसका अपीयरेंस एओआर ही देगा और ही ऑथराइजेज हिम, कोई रिटन ऑथराइजेशन नहीं होता है, बस एओआर को प्रेजेंट रहना है एंड ही विल। नॉन एओआर आर्ग्यू करते हैं, डेफिनेटली आर्ग्यू करते हैं, no problem, anyone can argue, anyone from any state can argue in supreme court. सर, क्या आप हमें पूरा सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग से लेके डिफेक्ट क्लियरिंग से लेके आर्ग्यूमेंट तक का स्टेज समझा सकते हैं? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट 90 डेज टाइम रहता है। 90 डेज के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करना होता है। रिट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, ट्रांसफर पिटिशन के लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं है, ओरिजिनल सूट के लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो एसएलपी सिविल और एसएलपी क्रिमिनल और स्ट्यूटरी अपील में भी लिमिटेशन होता है, तो दैट इज रिटन इन डिफरेंट एक्ट्स। तो एसएलपी सिविल और एसएलपी क्रिमिनल में हाई कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट मिनिमम 90 डेज का वो लिखा हुआ है रूल में, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 21 एंड 22 में लिखा हुआ है। 90 डेज के ऑर्डर के अगेंस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं, एसएलपी फाइल कर सकते हैं। फाइल कर दिया अगर आपने, तो डिफेक्ट स्टोर करने के लिए 28 डेज टाइम मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। जिस दिन आपने फाइलिंग किया उस दिन आपको डायरी नंबर एक मिल जाएगा। फाइलिंग ई फाइलिंग भी होता है, फिजिकल फाइलिंग भी होता है, तो डायरी नंबर एओआर के मोबाइल पे मैसेज आता है। और 28 डेज के अंदर आपको डिफेक्ट स्टोर करना है। डिफेक्ट्स वही ट्रांसलेशन का मिनिमम कोड फीस, टाइपिंग एरर, ये सब आता है। और डिफेक्ट स्टोर आपने कर दिया तो लिस्ट हो जाएगा। थोड़ा वेरिफिकेशन होता है, मल्टीपल स्टेजेस पे वेरिफिकेशन होता है और फिर वो लग जाता है। अगर आप 28 डेज में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन रीफाइलिंग लगेगा। वो एओआर का एफिडेविट और एप्लीकेशन लग सकता है या क्लाइंट का लग सकता है, और उसके बाद मैटर्स लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और दोनों लगता है, दोनों एप्लीकेशन लगेंगे के साथ लगेंगे, और वो फिर लिस्टिंग होगा तो वो कभी भी लग सकता है। मेनली जिस दिन लिस्ट किए, जिस दिन डिफेक्ट क्योर किए उसके 10 डेज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली केसेस लिस्ट हो जाते हैं। Sir, how much generally the AORs charge for filing a case in the Supreme Court? Draft depends upon case to case and client also. So, if any, it's very subjective question, depend upon AOR to AOR also. तो मिनिमम लोग 40-50,000 रुपीज़ ट्रांसफर पिटिशन का लेते हैं। वन टाइम फीस चलता है, पर अपीयरेंस फीस बहुत कम लोग लेते हैं, टिल डिस्पोजल लोग लेते हैं। तो 50,000 रुपीज़ मिनिमम लोग लेते हैं फॉर एसएलपी सिविल और क्रिमिनल, कोर्ट फीस एंड ट्रांसलेशन चार्जेस एक्स्ट्रा। और कुछ लोग सीनियर एओआर्स ज़्यादा फीस भी लेते हैं, इट कैन गो अप टू 3 लाख 4 लाख 5 लाख पर अपीयरेंस फीस भी लोग लेते हैं। बट जो फ्रेशर्स रहते हैं उनको अपनी फीस मोस्टली कम ही रखते हैं, तो मिनिमम यही फीस है स्टार्टिंग 50,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़, 70,000। स्टेटूटरी अपील की फ़ीस ज़्यादा लेते हैं, जब कंपनी मैटर्स होगा तो उसमें फ़ीस ज़्यादा लेंगे। तो क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है वो क्या पे कर सकते हैं। इट इज़ ऑल सब्जेक्ट टू निगोशिएशन। सर, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स आर्ग्यू करने के लिए इतनी हाई फीस क्यों लेते हैं? क्योंकि फाइनल अपीलेट कोर्ट है, वहाँ से डिसमिस हुआ तो फिर आप बहुत प्रॉब्लम, प्रिपरेशन भी बहुत करनी पड़ती है, आपको बहुत अलर्ट रहना है। डिवीज़न बेंच रहता है, सिंगल जज बेंच नहीं रहता है, 2 हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस एलिवेट होते हैं, तो यू विल हैव टू आंसर देम। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी वाइज प्रिपरेशन होना चाहिए, प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। और अगर आपके मैटर्स लगते हैं तो आपको सारे काम छोड़ के यहाँ रहना होगा। हाई कोर्ट में अगर मैटर लग रहा है तो यू विल हैव टू कंपनसेट दैट। तो फिर अगर वहाँ पैसे नहीं मिल रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको सुबह से शाम रहना पड़ेगा, तो फिर वो फीस पढ़ना ही बहुत पड़ता है प्रॉपर रिसर्च करने में। यहाँ से डिसमिस हो गया तो हाई स्टेक्स मैटर रहते हैं,
कोई जेल में है, उसका अपील डिसमिस हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। रिव्यू अलाउ नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अलाउ नहीं होता है, तो फिर इसलिए फीस इसलिए लोग ज़्यादा लेते हैं। मेरे समझ से यही रीज़न है। सर बहुत सारे एडवोकेट्स एओआर का एग्ज़ाम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो अगर फेल हो गए तो लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि दोनों लिस्ट आती हैं सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स दोनों की, एंड उसमें उनका नाम शो हो जाएगा। तो ऐसा भी कुछ है क्या? लिस्ट आता है, रेगुलेशन होता है, 2 टाइप का रेगुलेशन होता है। तो उसमें है क्या कि एक पेपर में अगर मार्क्स कम आ गया तो फिर आप नेक्स्ट ईयर एक ही पेपर देना पड़ेगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स 50 है हर एक पेपर में, और एग्रीगेट आपका 60 होना चाहिए, एग्रीगेट चारों पेपर मिला करके। तो इस तरह का मार्किंग स्कीम कुछ अलग है, तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन अनसक्सेसफुल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग प्रिपरेशन जो करते हैं उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि निकल जाएगा, क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं या गलत नहीं किए हैं तो निकल जाएगा, हैंड राइटिंग सही है, आपने जो लिखा है सही लिखा है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। परसेंटेज ऑफ पासिंग यू आर 20%, 15 to 20% हर ईयर है। 1000 कैंडिडेट बैठते हैं तो 200-250 तो हर साल निकाल लेते हैं, तो निकलता ही है। उनका पुअर प्रिपरेशन है, उनके साथ प्रॉब्लम है। सिंस साल में एक बार एग्जाम होता है, अगर आपको 50 से कम आ गया तो फिर आपको एक साल वेट करना पड़ेगा, और रिजल्ट 7 से 8 महीने बाद आता है, तो टाइम बहुत लगता है। तो ट्रेनिंग से लेकर 2 साल तो लग ही जाता है मिनिमम, तो बहुत रिस्क है, तो टाइम बहुत लग रहा है। सर सुप्रीम कोर्ट में केस कैटेगरी कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा होगा? इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लिमिटेड केसेस ही फाइल होते हैं। तो SLP सिविल हुआ तो SLP सिविल केस कैटेगरी S.L.P ब्रैकेट में सिविल, और फिर नंबर होगा, फिर उसके बाद ईयर होगा। केस जब फाइल करते हैं तो डायरी नंबर मिलता है, और विद इन लिमिटेशन फाइल किए हैं तो डायरी नंबर से ही केस चलेगा, अनटिल की कोर्ट कॉन्डोने अगर लेट हो गया है मोर देन 90 डेज के बाद अगर आप फाइल किए हैं तो डायरी नंबर से ही चलेगा। एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करना पड़ता है, उसके बाद वो मतलब SLP नंबर बनता है उसका। जज अलाउ कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अलाउड, तो फिर SLP नंबर हो गया। अगर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अलाउ नहीं किए तो फिर डायरी नंबर पे वो डिसमिस हो जाएगा। SLP सिविल हो गया, SLP क्रिमिनल हो गया, रिट पिटिशन सिविल हो गया, रिट पिटिशन क्रिमिनल हो गया। 4-5 FIR अगर किसी पे हुआ है तो उसका क्लबिंग सुप्रीम कोर्ट से होगा, तो वो रिट पिटिशन क्रिमिनल हो गया। ट्रांसफर पिटिशन सिविल हो गया, ट्रांसफर पिटिशन क्रिमिनल हो गया। ओरिजिनल सूट हो गया, तो ओरिजिनल सूट मेनली सिविल नेचर का ही होता है। अभी तो मैंने नहीं किया 2 साल की प्रैक्टिस में। इस तरह के ही मोस्टली केसेस रहते हैं। ट्रांसफर्ड केस हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने में स्यू मोटो कोई केस अपने पटना हाई कोर्ट या फिर बैंगलोर हाई कोर्ट या फिर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से स्यू मोटो वहाँ का केस अगर अपने पास ट्रांसफर कर लिया तो वो ट्रांसफर्ड केस कहलाएगा, वो TP सिविल TP क्रिमिनल नहीं कहलाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में केस कैटेगरी बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके आपको केस कैटेगरी क्लिक करना पड़ेगा और फिर वो एंट्री करना पड़ता है। इस तरह से केस कैटेगरी वहाँ सर पे ये decide- लिस्ट हमें कहाँ से मिल सकती है? सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे सब चीज़ अवेलेबल है, तो जब फाइलिंग करते वक्त भी वो पता चल जाता है। सर ये इसके बारे में आप कुछ हमें बताएंगे, जो डायरी नंबर मिलता है और उसके बाद फिर ये कन्वर्ट हो जाता है आपके SLP नंबर में, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहेंगे तो? जैसे ही केस फाइल करते हैं विद इन 90 डेज ऑफ डिसमिसल ऑफ हाई कोर्ट, तो डायरी नंबर हो गया। और इवन दो अगर आप 90 डेज के बाद भी करते तो डायरी नंबर ही मिलेगा। डायरी नंबर आपको सभी तरह के केसेस में डायरी नंबर ही मिलता है, चाहे रिट हो, चाहे ट्रांसफर पिटिशन हो, चाहे ओरिजिनल सूट हो, चाहे SLP हो, चाहे स्टैट्यूटरी अपील हो, डायरी नंबर ही मिलता है। कॉमन डायरी नंबर तुरंत मिल जाता है फाइलिंग के वक्त ही। फिजिकल फाइलिंग की है तो उसी वक्त मिल जाए, उससे आप एक्नॉलेज करा सकते हैं क्लाइंट को कि केस फाइल हो गया। और फिर आपको उसी डायरी नंबर से रजिस्ट्री में कम्युनिकेट करना पड़ता है कि मेरा डायरी नंबर ये है। आप इसमें डीलिंग असिस्टेंट कौन है, डीलिंग असिस्टेंट डिफेक्ट्स मार्क करते हैं, और फिर डिफेक्ट्स मार्क करेंगे, उसके बाद आपको डिफेक्ट्स क्योर करना पड़ेगा, डिफेक्ट्स रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप डिफेक्ट्स रिमूव कर देंगे, अगर 90 डेज के अंदर है तो फिर वो SLP नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका SLP नंबर ये है। और फिर कुछ दिन SLP नंबर जनरेट होने के लगभग 10 दिन बाद मैटर लिस्ट हो जाता है। वो इंटरनल कुछ प्रोसीड्योर होता है, वेरिफिकेशन होता है, रजिस्ट्रार चेक करते हैं ये प्रॉपर कोर्ट फीस पे हुआ है कि नहीं। अगर डेफिसिट कोर्ट फीस हुआ है तो वो आपको कम्युनिकेट करेंगे कि डेफिसिट कोर्ट फीस आप कुछ और पे करिए। तो जिस दिन डिफेक्ट्स क्योर हो गया, आपके मोबाइल पे मैसेज आया है कि रजिस्टर्ड हो गया है केस, और 10 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो जाएगा।
यही बेसिक प्रोसीड्योर यही है। और अगर 90 स्टैट्यूटरी लिमिटेशन पीरियड के बाद अगर आप डिफेक्ट्स क्योर कर रहे हैं तो वो डायरी नंबर से ही केस चलेगा, लिस्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और एप्लीकेशन तो लगाना ही होगा। एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग लगता है, कितने दिन का डिले है, रीज़न क्या कॉज है, वो सब मेंशन करना पड़ता है 2 पेज का। और एवरी एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय एफिडेविट, और एफिडेविट लगता है। और वो फिर अगर जज अलाउ कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, तो फिर आपको SLP नंबर मिल जाएगा, SLP नंबर जनरेट हो जाएगा, मेल आ जाता है, मैसेज आ जाता है। उसके बाद केस आपका रजिस्टर्ड हो गया। केस रजिस्टर्ड हो गया इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आपका लीव ग्रांट हो गया। वो लीव ग्रांट अलग प्रोसेस हो गया। लीव ग्रांट तब होता है जब कोर्ट या तो पहले दिन ही कर देगी कि अगर आपको आपके केस में क्वेश्चंस ऑफ लॉ है, प्रॉपर क्वेश्चंस ऑफ लॉ है, तो लीव ग्रांट कर देगी। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट अपोजिट पार्टी को नोटिस करती है, नोटिस करेगा, समन्स जाएगा और पिटीशन की कॉपी जाएगी कोर्ट के थ्रू, और फिर ही शैल अपीयर, अपोजिट पार्टी शैल अपीयर इन, उसके बाद वो अपोज करेगा आपका SLP। जज दोनों पार्टी को सुनते हैं, उसके बाद आइदर डिसमिस कर सकते हैं या फिर लीव ग्रांट कर देंगे। वो 2 वर्ड लिखवाते हैं, लीव ग्रांटेड। अब SLP सिविल अपील बन जाएगा, मतलब आपके केसेस में क्वेश्चन ऑफ लॉ है एंड कोर्ट शैल आंसर दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ। वो रिपोर्टेबल जजमेंट आ सकता है, नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट भी आ सकता है। SLP के भी स्टेज पे कुछ ऑर्डर्स रिपोर्टेबल हो सकते हैं डेफिनेटली। सर ये रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल में क्या डिफरेंस है? रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल जज खुद डिसाइड करते हैं कि इसको रिपोर्ट करना है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक अपना जर्नल है, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स बोलते हैं उसमें, तो सिर्फ रिपोर्टेबल जजमेंट ही सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स में पब्लिश होंगे, नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट्स नहीं होंगे। यही बेसिक डिफरेंसेस यही है। सर वैसे ऐसा होता क्यों है? उनको उनका डिस्क्रिशन है, उनको लगता है कि ये रिपोर्टेबल जजमेंट होना चाहिए, ये इस पर नेशनल इंपॉर्टेंस है, पब्लिक इंपॉर्टेंस है, और ये क्वेश्चन पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है, तो फिर वो इस बेसिस पे, मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस बेसिस पे रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट्स को जजेस डिसाइड करते हैं कि ये रिपोर्टेबल होना चाहिए, नॉन रिपोर्टेबल होना चाहिए। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ बिल्कुल नया है, तो जजेस उस पर जजमेंट डिक्टेट कर रहे हैं, ऑथर कर रहे हैं, तो फिर वो रिपोर्टेबल बना सकते हैं उसको। he can communicate the Supreme Court registry or Supreme Court publication house to publish the judgment as reportable or non-reportable. This is the सर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस फाइल करते हैं तो हम कोर्ट फीस कैसे डिसाइड करेंगे? SLP सिविल अगर हाई कोर्ट में सर्विस मैटर है तो 1500 लगता है पर एप्लीकेशन, 100 रुपीज़ लगता है, स्टे के लिए 200 रुपये लगते हैं। तो बेसिक फीस यही है। स्टैट्यूटरी अपील में फ़ीस थोड़ा अलग रहता है, NCDRC के ऑर्डर के अगेंस्ट है तो फिर 50% को डिपॉजिट करवा लेते हैं पहले। SLP क्रिमिनल में कोई फीस नहीं लगती है, कोई प्रोसेस फी भी नहीं लगेगा, तो यही बेसिक फीस, ये स्ट्रक्चर यही है। ट्रांसफ़र पिटिशन में 500 लगता है, ट्रांसफ़र पिटिशन सिविल, ट्रांसफ़र पिटिशन के में कोई फीस नहीं लगता है। एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो 100 रुपीज़, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए 100 रुपीज़, स्टे लेना चाह रहे हैं, ऑर्डर का स्टे लेना है 200 रुपीज़, इंटरिम रिलीफ के लिए 200 रुपये लगते हैं। रिट पिटिशन सिविल में 500 रुपये लगेंगे, एप्लीकेशन का 100 रुपीज़। यही फीस स्ट्रक्चर, बेसिक फीस। सर जैसे हाई कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा फीस होती है, वैसा कुछ भी नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी 2 लाख 3 लाख ऐसी भी कोर्ट फीस जाती है। वहाँ एड वैलोरम कोर्ट फीस लगती है। जैसे आपको ओरिजिनल साइड हाई कोर्ट में 2 करोड़ से ज़्यादा का पिक्यूनरी जुरिडिक्शन डायरेक्ट हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में आया, हर स्टेट का अलग होता है। एड वैलोरम जैसे मान लीजिए आपको रिकवरी करानी है 4 लाख रुपए का, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगा, लेकिन शेड्यूल बना हुआ है, कोर्ट फीस एक्ट के अकॉर्डिंगली शेड्यूल बना हुआ है। तो अगर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा के रिकवरी करानी है तो आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना होगा दिल्ली में। दिल्ली का यही फीस मतलब, और फिर एड वैलोरम कोर्ट फीस लगता है, शेड्यूल बना हुआ है, कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर वहाँ पे फाइल करना पड़ता है। तो हाई कोर्ट में अगर 2 करोड़ होगा तो ओरिजिनल साइड की ही प्रैक्टिस हो। ओरिजिनल साइड आई मीन टू से कि जुरिस्डिक्शन डायरेक्ट वहीं पे बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में वो केस डिसमिस होकर के कोई पार्टी अपील फाइल कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हियरिंग होगा, जरूरी नहीं है। उनको लगेगा कि ये इस केस में मेरिट नहीं है, हाई कोर्ट ने सही तरीके से डिसाइड किया तो पहले दिन डिसमिस कर देंगे, एंड दैट हाई कोर्ट जजमेंट शैल अटेन फाइनलिटी। इसलिए फीस वहाँ पे एड वैलोरम लगता है। और जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का तो कोई प्रॉपर अपना पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन तो है नहीं, यहाँ पे तो अपील
अपील के मैटर, हाई कोर्ट का अपना पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है कि वहाँ भी अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है हर हाई कोर्ट का, हर स्टेट हाई कोर्ट का। लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि 2 करोड़ से ज़्यादा का है तो फिर आप हाई कोर्ट में फाइल करिए, रिकवरी हो गया, या फिर इंजंक्शन वगैरह पे फीस, कोर्ट फीस कम लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। नेचर ऑफ रिलीफ पे भी कोर्ट फीस डिपेंड करता है। वो एक्ट भी बना हुआ है और शेड्यूल भी बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट फीस डिसाइड होती है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी 3rd शेड्यूल कोर्ट फीस के बारे में है, तो उसका एक चार्ट बना हुआ है, उसको देख करके आप कर सकते हैं, फीस डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर केस एडमिट हो, जैसे SLP सिविल हो गया, तो रिकवरी कहीं अगर आप SLP सिविल फाइल कर रहे हैं, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, और एग्रीव्ड पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर रहे हैं, मनी सूट है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि 1500 रुपये स्टार्टिंग में लगेगा, उसके बाद फिर आपका नोटिस हो जाता है, तो फिर वो कम्युनिकेट करते हैं कि आप ये कोर्ट फीस फिर जमा करिए, तो फिर वो कोर्ट फीस पे करना होता है, फिर फर्दर हियरिंग होती है उसके बाद। सर, अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट में अपना मैटर अर्जेंटली लिस्ट करवाना है और फाइल करना है तो कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसाइड किया कि व्हाट मैटर फॉल अंडर अर्जेंट कैटेगरी। वो एक ब्रॉड लिस्ट है, पर 5 तरह के केसेस होते हैं। एक तो बेल के केसेस हो गए, एंटीसिपेटरी एंड रेगुलर, डेमोलिशन, डेथ पेनल्टी, इस तरह के केसेस रहते हैं। डेमोलिशन मैटर्स भी हुआ, हैबियस कॉर्पस भी होता है। तो 5 तरह के केसेस मेनली उन्होंने कैटेगराइज किया, इट्स कम अंडर अर्जेंट कैटेगरी, एक्सट्रीमली अर्जेंट कैटेगरी। फर्स्ट आपको AOR को अप्रोच करना है। अब लेट अस सपोज कि सैटरडे है, तो सैटरडे को कोर्ट का वैकेशन रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार, वैकेशन रजिस्ट्रार रहता है, उसका नंबर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे रहता है, तो AOR को सब पता रहता है कैसे अप्रोच करना है, तो वो फ़ोन नंबर उनका अवेलेबल रहता है। फ़ोन करते हैं, केस रेडी होना चाहिए, केस रेडी करके आपने फाइल कर दिया, फिर वैकेशन रजिस्ट्रार के पास आपको एक लेटर ऑफ अर्जेंसी लगाना पड़ता है, मेंशनिंग लेटर लगाना पड़ता है, और पिटिशन रेडी होना चाहिए उन्होंने, और डिफेक्ट्स रिमूव हो ना हो ये सेकेंडरी इशू है। कभी कभी बोलते हैं कि आपका डिफेक्ट सभी रिमूव होना चाहिए, तो डिफेक्ट्स रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वो जजेस के लिए फिर मुश्किल है, पेज नंबर गलत है, ट्रांसलेशन लेजिबल नहीं है, या ट्रांसलेशन वर्ड प्रॉपर इंग्लिश में नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो डिफेक्ट्स रिमूव हो जाना चाहिए, इट्स बेटर कि फिर वो मेंशनिंग रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस से कांटेक्ट करते हैं, फिर चीफ जस्टिस बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और फिर वो मैटर लिस्ट हो जाती है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मेंशनिंग रजिस्ट्रार एट एनी टाइम ऑन एनी वैकेशन डे, और हिज नंबर इज अवेलेबल ऑन सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट। तो AOR कैन कॉन्टैक्ट द मेंशनिंग रजिस्ट्रार, फिर वो मेंशनिंग रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर वो रोस्टर के अकॉर्डिंगली बेंच असाइन करते हैं, फिर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है, AOR को मैसेज आता है, ईमेल आता है कि आपका मैटर लिस्ट हो रहा है, फिर सैटरडे या फिर 4 बजे शाम को, संडे को मैटर लिस्ट करा सकते हैं। अब डेथ पेनाल्टी का हो तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन डेमोलिशन का हो तो कभी भी कर सकते हैं, और ग्रेव अर्जेंसी हो गया, तो इस तरह के केसेस अर्जेंट कैटेगरी में आते हैं। और प्रोसेस यही है, फिर मेंशनिंग रजिस्ट्रार को आप अप्रोच करिए, फिर मेंशनिंग रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस को कम्युनिकेट करेंगे, फिर कोर्ट से आपको कॉल मैसेज आ जाएगा कि आपका मैसेज लग गया है, फिर वो हियरिंग हो जाती है, ऑर्डर जो पास करना हो ऑर्डर पास करेंगे, बेल देना हो दे देंगे। सर, क्या आप किसी इंटरेस्टिंग केस के बारे में हमें बता सकते हैं जिसपे आपने काम किया हो? बिल्कुल अमित, नोटिसेस तो बहुत सारे केस में हुआ जिसमें मैंने ड्राफ्टिंग किया हो, आर्गुमेंट किया हो, बेल वगैरह मैंने बहुत कराए हैं। एक स्टैट्यूटरी अपील मैंने फाइल किया था फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 38 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट, वो मैंने फाइल किया था। तो UPSIDC, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उन्होंने एक प्लॉट अलॉट किया हुआ था, मथुरा में एक इंसान को प्लॉट अलॉट किया हुआ था फॉर पेट्रोल पंप। UPSIDC के ही पैनल काउंसिल थे सुप्रीम कोर्ट में रेस्पोंडेंट। तो मेरा जो क्लाइंट मेरे पास आया, उन्होंने, उनका कुछ यही था कि वो जिसने प्लॉट अलॉट किया, जिसको UPSIDC ने प्लॉट अलॉट किया था, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ था मेरे क्लाइंट के साथ कि आप इसको डेवलप कीजिए, इस प्लॉट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप कीजिए। तो जो एडवोकेट थे UPSIDC के, जो पैनल काउंसिल थे, उन्होंने क्या किया कि वो UPSIDC के एडवोकेट तो थे ही, और उस जमीन का को ट्रांसफ़र करा लिया अपनी वाइफ के नाम पे, जिस ओरिजिनल अलॉटी जो थे उनसे ट्रांसफ़र करा लिया अपनी वाइफ के नाम पे। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बनता है। UPSIDC के आप काउंसिल भी है, वही ज़मीन आप अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र करा लिए, तो इट अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो मेरा क्लाइंट कैसे फाइल कर सकता है कंप्लेंट अगेंस्ट दैट एडवोकेट इन स्टेट बार काउंसिल? ओरिजिनली अगर एडवोकेट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करना है तो एनी पर्सन कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट दैट एडवोकेट इन स्टेट बार काउंसिल अंडर सेक्शन 35(1) ऑफ
एडवोकेट्स एक्ट। तो उन्होंने कंप्लेन फाइल किया, उनका था क्योंकि वो MOU साइन किए हुए थे उस ज़मीन को डेवलप करने के लिए। उन्होंने फाइल किया और 1 साल के अंदर स्टेट बार काउंसिल को डिसिप्लिनरी कमेटी को डिसाइड करना रहता है। स्टेट बार काउंसिल यूपी ने डिसाइड नहीं किया तो फिर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया BCI को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। BCI ने भी वो विदाउट मेरे क्लाइंट को कम्युनिकेट किए हुए वो केस डिस्पोज कर दिया, कुछ ऑर्डर पास नहीं किया। तो मेरा क्लाइंट मेरे पास आया, उसको पता चला कि, तो वो मेरे पास आया, फिर ऑर्डर कॉपी लेकर के आया। तो फिर मैंने उसका अपील फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो जस्टिस अभय अशोका के कोर्ट में लगा और मैंने ऑर्डर किया, नोटिस हुआ, मनन मिश्रा अपीयर हुए और डिटेल ऑर्डर पास हुआ। फिर जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड बैक कर दिया BCI में। तो मेरी तरफ से तो केस डिस्पोज हो गया सुप्रीम कोर्ट में और वो अभी पेंडिंग है BCI में। वहाँ से डिसाइड वो ऑर्डर पास करते हैं कि नहीं। इवन इट्स केस ऑफ मेरिट, उन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है क्योंकि वही ज़मीन के वो पैनल काउंसिल भी थे और वही ज़मीन उन्होंने अपनी वाइफ के नाम लिखवा ली और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसका कि 15 लाख रुपए में उन्होंने 2016 में किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड बैक किया, बोला कि आप इसकी जांच करिए और इसमें प्रॉपर ऑर्डर पास करिए, स्पीकिंग ऑर्डर पास करिए, रीजन ऑर्डर पास करिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। Sir, thank you so much for sharing your valuable insights with us today. थैंक यू अमित, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।